तो आज का अपना जो सेशन होगा अपने बिजली बुक के अंदर बात करेंगे आज डिपेंडेंसी के बारे में। और इस सेशन के अंदर अपने बात करेंगे कि किस चीज का जो साइज होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा। तो आ जाइए, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए और उसके बाद अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट जल्दी से रिवीजन भी करेंगे अपने। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट को इसकी बुक चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से कर सकते हो। इसके अलावा आपको थंबनेल के अंदर एक नंबर दिया गया, वहां से आप लोग इसको कर सकते हो परचेज। तो देखिए, पहला आपको दिया गया है कि चालक का जो साइज होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा। मतलब ये है कि ये जो चालक होगा कि ये मोटा रखेंगे पतला रखेंगे, किस बात पर डिपेंड करेगा। तो वो करेगा धारा की मात्रा पर। कि अगर आपके घर के अंदर चालक पतला होगा तो उसकी धारा क्षमता कम होगी, चालक मोटा होगा तो उसकी ज्यादा होगी। इसके बाद में देखो, अगला आपको दिया गया इंसुलेशन। नॉर्मली आप लोग देखोगे कि केबल जो होता है उसको इंसुलेट करने के लिए ऊपर एक इंसुलेशन करते हैं और उस इंसुलेशन की कुछ ना कुछ मोटाई रखी जाती है। तो वो किस बात पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है वोल्टेज। और यहाँ अगर आपसे पूछ ले वोल्टेज की वैल्यू कौन सी ली जाती है, तो मैक्सिमम ली जाती है। राम राम सभी को। अगला देखो दे रखा है फ्यूज तार। ठीक है, देखो फ्यूज तार जो लगता है वो सीरीज में लगेगा और सीरीज के अंदर जब लगेगा तो इसके अंदर जो धारा होगी उस बात पर इसका जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा। और कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे कि फ्यूज जो होगा वो किसकी मिश्र धातु प्रयोग की जाती है सामान्य तौर पर। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए और सभी कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपको दे रखा है स्प्लिटरिंग। और स्प्लिटरिंग की जगह आपको कम्यूटेटर के खंड भी दिए जा सकते हैं और इसका जो डिपेंड करेगा वाइंडिंग एलिमेंट या यहाँ आ सकते हैं कॉइल की संख्या। बिल्कुल टिन और लेड का है, बिल्कुल सही है। और टिन की जो मात्रा होगी वो 63% होगी और लेड की मात्रा होगी 37 होगी। उसके बाद में देखो कोयल पर डिपेंड करेगा। और अब आप लोग कमेंट करेंगे कि जो कम्यूटेटर खंड और जो कोयल जो होता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगला आपको दे रखा है फीडर डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहां से मैं आपको बताता हूं। तो यहां तो देखो कि एक तो फीडर होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा और एक होगा सर्विसमैन और उसके बाद में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर देगा सर्विसमैन को, सर्विसमैन आएगा घर में लौट। अब यहाँ ध्यान रखना, इसका जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर का डिपेंड करेगा वोल्टेज पर, इसका डिपेंड करेगा घर के ऊपर जो भार होता है। तो यहां से देखिए आपको दो चीजें पता चल कि फीडर का साइज धारा की मात्रा पर करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का साइज होगा वो वोल्टेज ड्रॉप पर करेगा। ठीक है, अगला देखिए कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो किस बात पर डिपेंड करेगी। तो थर्मल अगर मैं पावर प्लांट के बारे में बात करूं तो इस कंडीशन में देखिए यहां पर ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट जो होगा वो भाप के जो दाब होता है उस बात पर डिपेंड करेगा। और भाप का जो दाब जो होगा नॉर्मल जो रखा जाता है 110 से 170 केजी प्रति सेमी का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखो आपको दिया गया रजिस्टर। तो रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो आर बराबर जो होगा वो होगा रो एल अपॉन में ए। तो यहां से देख लीजिए, रो का मतलब चालक की प्रकृति हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, एक आपको पता होगा तापमान। आपने देखा होगा तापमान तीन प्रकार से इसको चेंज करेगा, एक तो होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, एक होगा जीरो। उसके बाद देखिए प्रतिरोधकता। अगर मैं बात करूं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी के अंदर ध्यान में रखना दो चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा, एक तो लंबाई पर डिपेंड नहीं करेगा एरिया पर, और बची दो बातें पर ये डिपेंड करेगी रो की मात्रा। तो आपका हो जाएगा ताप और चालक की प्रकृति। इसके बाद में देखिए बस बार। बस बार की धारा क्षमता, आपको बस बार की क्षमता पूछेगी तो बस बार की क्षमता जो होती है वो डिपेंड करती है धारा के ऊपर।
ठीक है। तो ये अपने को किस बात पर डिपेंड करेगी, करंट के ऊपर करेगी। इसके अलावा बस बार की अगर आपसे पूछ ले कि साइज का निर्धारण किस आधार पर करते हैं, तो इसके अलावा इसका फ्रिक्वेंसी पर भी आएगा, शॉर्ट सर्किट टाइम पर भी आएगा, ठीक है, करंट पर भी आएगा, तो कई बातों पर ये डिपेंड करता है। अगला देखिए, अर्थ प्रतिरोध। अगर आपकी भूमि है उसका प्रतिरोध अगर आपसे पूछा तो एक तो भूमि का डिपेंड करेगा प्रकार के ऊपर, दूसरा उसकी नमी की मात्रा पर होगा। चट्टानी भूमि का प्रतिरोध ज्यादा होगा और रेतीली भूमि का प्रतिरोध कम होगा। नमी जैसे जैसे बढ़ेगी प्रतिरोध उसका वैल्यू कम होता जाएगा। अगला है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पैरा विद्युत सामर्थ्य। तो अगर मैं पैरा विद्युत सामर्थ्य की बारे में बात करूं तो वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, दूसरा नमी पर, तीसरा तापमान पर, चौथा मोटाई पर। अगर ये तीनों की तीनों चीजें बढ़ती है तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो घटेगी। अगर मोटाई बढ़ती है तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसमें कमी आती है, तो ये इसका एंटी रहेगा। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो इकाई जो होगी वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या होती है। बिल्कुल केवी प्रति एमएम होगा। अगला देखिए, अगला दे रखे कि एलडीआर जो होगा उसका और वीडीआर। एलडीआर का पूरा नाम बता दीजिए और वीडीआर का पूरा नाम बता दीजिए, और फिर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ जाएगी कि इनका रेजिस्टेंस होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा। तो यहां से देखिए एलडीआर का जो पूरा नाम होगा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होगा, यानी कि लाइट का मतलब प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करेगा। और दूसरा अगर मैं बात करूं वीडीआर मतलब होगा वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी कि वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। इन दोनों का जो ताप गुणांक होता है वो एनटीसी होगा। और इसके अलावा एक आपने देखा होगा थर्मिस्टर, सॉरी सेंसिटर। तो सेंसिटर जो होता है एक अपना थर्मिस्टर होगा। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का जो होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है, लाइट डिपेंडेंट होगा, लाइट डिपेंडर नहीं होगा। अगला देखिए आपको दिया गया कि जो धारिता जो होती है उसका किस बात पर डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं सी बराबर जो होगा एप्सिलॉन ए अपॉन में डी होगा। और एप्सिलॉन ध्यान में रखना पैरादूत पदार्थ होता है। इसके अलावा ए एरिया हो जाएगा, डी प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी, एक आएगा टेम्परेचर। अगर तापमान बढ़ेगा तो सी की वैल्यू घटेगी, ये ध्यान में रखेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगर डी प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो सी की वैल्यू घटती है। बाकी अगर आपका पैराविद्युत पदार्थ की क्षमता बढ़ेगी और या एरिया बढ़ेगा तो उसका सी की वैल्यू बढ़ेगी। अगला दे रखा है प्रेरकताओं, यानी कि एल। तो एल का जो फार्मूला जो होगा वो एन का स्क्वायर म्यू ए अपॉन में एल होगा। तो यहां से अगर आप लोग देखें तो एक बात पर डिपेंड करेगा टर्नों की संख्या, म्यू माध्यम आ जाएगा, एरिया आ जाएगा और लंबाई आ जाएगी। नमस्कार सभी को। तो यहाँ इंडक्टेंस होगा, प्रेरकता जो होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा। और अब आप लोग कमेंट करेंगे कि धारिता और प्रेरकता की इकाई क्या होती है। अगला देखो, अगला दे रखा उष्मा। उष्मा अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो एच बराबर होगा आई स्क्वायर आर टी। और हालांकि अगर मैं बात करूं तो उष्मा तीनों चीजों पर ही डिपेंड करेगी, करंट पर भी करेगी, रेजिस्टेंस पर भी करेगी और टाइम पर। लेकिन कोई भी कंडक्टर जो होगा वो मेनली हीट किसकी वजह से प्रदान करेगा, तो वो करेगा रेजिस्टेंस की वजह से। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, जूल भी ने इसके बारे में बताया भी था। राजेंद्र प्रसाद का बिल्कुल फेरेड और हेनरी सही है, संदीप कुमार ने भी सही दिया फेरेड। अगला देखिए, अगला है संयोजकता। कोई भी जो परमाणु जो होता है उसके अंदर जो अलग अलग कक्षाएं होती है, इन कक्षाओं का नाम होता है के, एल, एम और एन। और इनके अंदर उपकक्षाएं होती है जिसका नाम होता है एसपी और डीएफ। अब होता क्या है कि जो परमाणु जो होगा हर परमाणु की कक्षाएं होती है। जैसे मान लीजिए मैंने माना कॉपर, तो कॉपर के अंदर पहली कक्षा में 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा और फिर कितना आ जाएगा 1। तो इसकी अंतिम कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी।
एक होने का मतलब ये होगा इसकी संयोजकता कितनी है, एक। तो संयोजकता एक है, इसका मतलब क्या होगा कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही इसको कहा जाता है। अगला देखिए, परमाणु पर जो आवेश होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा। परमाणु आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणु जो होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु, उस पर कोई भी आवेश नहीं है, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा तो प्लस आ गया। क्लोरीन पर आवेश नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या आ गया, माइनस। इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही निर्धारित करेगी कि परमाणु पर आवेश क्या होगा, प्लस का होगा या माइनस। अगला देखिए, अगला देखो, भारी अर्धचालक जो होगा उसकी किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो एन प्रकार का बनेगा या पी बनेगा। पी का मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर होल्स की संख्या ज्यादा है, और एन का मतलब हो जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। तो आप लोगों ने देखा होगा डोपिंग दो प्रकार की होती है। तो यहाँ जो एन प्रकार का तैयार करेंगे तो इसमें करेंगे पेंटावेलेंट, और यहाँ करेंगे ट्रिवलेंट। तो इसका मतलब जो होगा डिपेंड करेगा बाहरी अर्धचालक होगा, इसका करेगा डोपिंग के पदार्थ पर। बिल्कुल डोपिंग सही है। अगला देखिए, जनरल डायोड जो होगा उसकी जनरल वोल्टेज किस बात पर डिपेंड करेगी। जनरल डायोड इस तरीके से लगता है, और ये मान लेते हैं लोड है, इसकी वोल्टेज 6 और जनरल की वोल्टेज मान लेते हैं 6 वोल्ट है। देखो जनरल कितनी वोल्टेज का डिपेंड करेगा कि वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो करेगा डोपिंग की सांद्रता पर। अगर आपने डोपिंग की सांद्रता ज्यादा कर दी तो इसकी जनरल वोल्टेज होगा ये बढ़ जाएगा, और डोपिंग की सांद्रता अगर आपने कम रखी तो कम होगा। सर्किट के अंदर कितनी वोल्टेज का लगेगा वो डिपेंड करेगा यहाँ लोड पर आपको कितनी वोल्टेज चाहिए। अब आप लोग मेरे को एक बात बताएंगे कि जो जनरल जो डायोड जो होता है उसका दूसरा नाम बता दीजिए क्या होता है। अगला देखिए, अगला दे रखा है रिपल आवृत्ति किस बात पर डिपेंड करेगी। तो रिपल आवृत्ति तो सप्लाई आवृत्ति पर करेगी, दूसरा रेक्टिफायर के प्रकार पर करेगी। जैसे मान लीजिए आपको अगर हाफ वेव रेक्टिफायर देता है तो उसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा, और जो फुल वेव होगा उसका 2f होगा। थ्री फेज का हाफ वेव होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसका मतलब एक तो आपने देखो फ्रिक्वेंसी आगे, तीसरा यहाँ आपने 3 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। तो ये 3 6 2 जो भी आया है तो किस बात पर आया है, ये रेक्टिफायर के प्रकार के कारण आया है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रिपल आवृत्ति जो होगी वो किस बात पर डिपेंड करेगी, वो एक तो रिपल सप्लाई आवृत्ति पर करेगी, और दूसरा रेक्टिफायर का जो प्रकार होगा उस बात पर डिपेंड करेगी। अगला आपको दे रखा है रोटर की फ्रिक्वेंसी, तो फार्मूला लिख लीजिए। तो रोटर की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो यहां से देखिए तो स्लिप पर करेगी, और ये करेगी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी पर। अगर आपकी स्लिप की वैल्यू कम है तो आपकी रोटर की फ्रिक्वेंसी भी कम होगी, और स्लिप की वैल्यू ज्यादा होगी तो रोटर की फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अगला देखो, रोटर का ईएमएफ आपसे पूछा गया। तो रोटर का जो ईएमएफ होगा E2 जो होगा वो आएगा K इंटू एस इंटू E1। इसका मतलब एक तो डिपेंड करेगा आपकी स्लिप के ऊपर, एक इसका K जो होगा वो N2 और N1 का रेशो होता है, और एक E1 यानी कि प्राइमरी का जो ईएमएफ होगा उस बात पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ आपका स्लिप पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में देखिए आपको दे रखा है स्लिप। तो इंडक्शन मोटर के अंदर आपने स्लिप देखा होगा, स्लिप आपको परसेंटेज में ली जाती है। और एक चीज मैं और बता दूं कि स्लिप जो होगा वो जैसे मान लीजिए नो लोड पर होती है तो इस समय मोटर की स्लिप 1% से कम होती है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा स्लिप का मान बढ़ता जाएगा। तो स्लिप की वैल्यू डिपेंड करेगी भार के परिमाण के ऊपर। अगला देखो दे रखा है वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेशन। अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इनमें सभी वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। तो रेगुलेशन भार का परिमाण पर डिपेंड करेगा। लोड की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और तीसरा करे दूसरा करेगा प्रकृति पर, प्रकृति के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। अगर आपके पास धारितीय लोड है तो ये नेगेटिव होगा, रेजिस्टिव लोड या आपका इंडक्टिव लोड होगा तो ये अगर आदर्श कंडीशन होगी तो इस समय आपका क्या आएगा, जीरो। अगला देखिए कि डीसी मोटर जो होती है उसका जो टॉर्क होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा। तो टॉर्क का जो फार्मूला होगा वो आपका पता है, इस तरीके से होगा। तो एक तो करेगा आर्मेचर फील्ड का फ्लक्स होगा, और दूसरा आर्मेचर की धारा पर ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ डीसी मोटर का जो टॉर्क होगा इन बातों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ चुकी होगी, कमेंट कर दीजिए। यहाँ तक आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो जरूर मुझे को कमेंट कीजिए, उसके बाद आगे के टॉपिक की डिस्कशन करेंगे।
देखिए अगला आपको दे रखा है कि जनरेटर के द्वारा जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, तो फार्मूला लिख लीजिए। तो यहां से आपको एक बात पता चल चुकी होगी, एक तो फ्लक्स पर करेगा, गति पर करेगा, पोलो पर करेगा, समांतर पथ पर भी करेगा, कंडक्टर यानी कि जड़ पर भी करेगा। तो यहाँ जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ होगा वो इन बातों पर डिपेंड करेगा। और ध्यान में रखना समांतर पथों के व्युत क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में देखिए फ्रीक्वेंसी, आवर्ती जो होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो गति और पोलों पर करेगा। फार्मूला लिख लीजिए, एफ बराबर पी एन बटा 120 होगा। अगर आपका पोल की संख्या बढ़ती है, स्पीड की संख्या भी बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंसी का मान अपने आप बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि अल्टरनेटर जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से बदला जाता है। अगला सवाल आपको दे दिया कि धारा ब्रशों की संख्या किस बात पर डिपेंड करेगी, तो ब्रशों की जो संख्या जो होती है वो करंट की मात्रा पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा करंट लेंगे, और ये मैंने आपको पिछली बार एक वीडियो बनाए थे तो उसमें मैंने समझाया भी था किस तरीके से करता है। अगला देखिए आपको दे रखा है विद्युतीय डिग्री और यांत्रिक डिग्री, दोनों को समझेंगे कि अगर मान लेते 4 पोल है तो आपका 180 इंटू 4 करेंगे तो 720 होगा। और अगर मान लीजिए 4 पोल है, N1 S1 N2 S2 इस तरीके से। तो इस कंडीशन के अंदर एक चीज देखिए आप लोग कि यहाँ एक पोल जो होगा वो 180 डिग्री का कलांतर आपको बताएगा, तो 4 पोल आपको 720 डिग्री का बताएगा। इसका मतलब एक तो पोल पर डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर आपको पूछे यांत्रिक डिग्री, देखो यांत्रिक डिग्री का मतलब ये होगा कि मोटर एक बार जब घूमेगी तो कितने डिग्री घूमेगी, तो 360। तो एक यांत्रिक डिग्री का मतलब होगा यहाँ पर 360 डिग्री। और विद्युतीय डिग्री जो होता है वो 180 इंटू क्या होता है, पोलों की संख्या होती है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये यांत्रिक डिग्री होगी वो आर्मेचर चक्रों की संख्या पर डिपेंड करने वाली है। अगला देखो समांतर पथों की संख्या, और एक चीज लिखी है लैप वाइंडिंग, तो ये ओनली लैप वाइंडिंग पर डिपेंड करेगी और वो डिपेंड करती है पोलों की संख्या के ऊपर। और अगर मैं बात करूं सिंप्लेक्स होगा तो पी होगा, ड्यूप्लेक्स होगा तो 3 पी होगा, ट्रिप्लेक्स होगा तो 3 पी होगा, और क्वाड्राप्लेक्स होगा तो 4 पी होगा। तो अगर मान लीजिए सिंप्लेक्स के अंदर आपको वो दे दिया 2 पोल है तो ब्रशों की संख्या भी 2 होगी, समांतर पथों की संख्या भी 2 होगी। अगर ये डुप्लेक्स होगा तो फिर 4 आएगा दोनों चीजें। तो यहाँ बात समझ में आ चुकी होगी। अगला देखिए कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो स्टेटर के अंदर बैक ईएमएफ बनता है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, तो बैक ईएमएफ आपको पता है फील्ड के एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा। इसका पावर फैक्टर होगा वो भी एक्साइटेशन पर करेगा, और इसकी जो आर्मेचर करंट होगी वो भी एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगी। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ बनेगा वो एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो पावर डेवलप होती है उसका फार्मूला अगर आपसे पूछ ले तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो पावर जो होगी बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज साइन डेल्टा इंटू एक्स एस, एक्स का मतलब होगा उसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होगा। अगला देखो प्रत्यावर्ती धारा, उसका आरएमएस मान किस बात पर डिपेंड करेगा, और एक आपको औसत मान किस बात पर डिपेंड करेगा। आरएमएस मान जो होता है वो हीट पर डिपेंड करेगा, और जो औसत मान होगा वो आवेश ट्रांसफर पर डिपेंड करता है। अगला देखो पावर फैक्टर दे रखा, पावर फैक्टर को जब आप लिखोगे cos फाई से लिखोगे, और फाई की जो वैल्यू होगी वही आपका पावर फैक्टर का निर्धारण करेंगे। पावर फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, और पावर फैक्टर सुधारने के लिए आप लोग कैपेसिटर का यूज करेंगे, सिंक्रोनस मोटर का यूज करेंगे, और फेज एडवांसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां तक आपको पता चल चुका होगा। अगला देखो नियॉन साइन लैंप है, और उसके अंदर 3 बातें आती है। एक तो आती है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, एक उसकी धारा क्षमता, और एक उसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश। तो लंबाई डिपेंड करेगी ट्यूब की लंबाई पर, और उसका धारा क्षमता डिपेंड करेगी व्यास पर। जो गैस रंग जो होगा वो गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बता देंगे कि अगर हीलियम गैस अगर आपने भर दी तो उस समय उसका कलर कैसा होगा। दो चीजें मैं और बताने वाला हूं। अल्टरनेटर और जो ट्रांसफार्मर होगा इसका पावर फैक्टर किस बात पर डिपेंड करेगा, ये करेगा भार के ऊपर, और सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर करेगा फील्ड के एक्साइटेशन। तो यहाँ मैं कुछ चीजें पूछने वाला हूँ, अगर आपकी हीलियम गैस होगी तो कैसे होगा। इसके अलावा अगर आपके पास आर्गन गैस अगर आपने भर दी तो क्या होगा, और इसके अलावा नियोन
गैस है तब क्या होगा, नियॉन प्लस आर्गन है तब क्या होगा, आर्गन नियॉन प्लस मरकरी की वाष्प है तब क्या होगा, आर्गन प्लस मरकरी की वाष्प होगा तो क्या होगा। तो एक बार आप लोग हीलियम का ही बता दीजिए। तो आपको याद नहीं है, नई क्लास के अंदर जब अपने बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, हीलियम का जो कलर होता है वो सुनहरा होगा, और नियॉन का अगर मैं बात करूं तो लाल होगा, ठीक है। और आर्गन का लाल नारंगी होता है। नियॉन के अंदर अगर मैं मरकरी की वाष्प का इस्तेमाल करूं तो हरा होगा। आर्गन के अंदर अगर मैं मरकरी की वाष्प का यूज करूं तो ये नीले कलर का होता है, ठीक है। तो ये चीजें किस तरीके से आपको याद करना है मैं आपको जरूर बताऊंगा नई सेशन के अंदर। और आपको मैं एक चीज पूछने वाला हूँ कि जो जी जो होता है रेजिस्टेंस के अंदर, जो टॉलरेंस का जो मेथड होता है, वो आपको मुझे को ये बताओ कि इसका कितना टॉलरेंस होगा अगर जी लिखा है तो। देवराज चौहान, किताब मिल चुकी है क्या आपको? राधे श्याम, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना, क्लास खत्म होने के बाद में आपको बता देंगे कि आपकी किताब कहाँ तक है। ये ऑर्डर की डेट बता देना और अपना नाम बता देना। तो जी का 2% होगा, और एफ का अगर मैं बात करूँ तो 1% होगा, ठीक है। बी सी डी इसका 0.1 होगा, इसका 0.2 होगा, और इसका 0.5 होगा। तो मैंने आपको ट्रिक वाइज इसका याद करने का मेथड बताया था। और आपको एक बात और बता दूं कि इस किताब को अगर आपने पढ़ लिया तो ये मान के चलिए कि जो कंसेप्ट के अलावा जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों के सही होंगे, यहाँ से गलत नहीं होंगे। और एक दिन में भिन्न कंसेप्ट के अलावा, क्योंकि कुछ चीजें कंसेप्ट की होती है और कुछ चीजें रट्टे वाली होती है, तो कुछ चीजों को ट्रिकली कैसे याद करना है वो इस बुक में अंदर आपको डाटा मिल जाएगा। और कंसेप्ट अगर आपने तैयारी अच्छी कर रखी है तो कंसेप्ट आपको वैसे याद रहता है। तो बुक के साथ बुक कैसी है जरूर बताएं। जैसे तो आपने बता ही दिया कि मजा आ गया बुक देखकर, कमेंट किया आप लोगों ने। तो वहां से जो भी डाटा होगा, मेरा यही प्रयास किया गया है कि आप लोगों की हर समस्या का समाधान किया जाए। और ये समस्या टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा के समय बच्चों को आई थी कि सर हमें अब क्या पढ़ें। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी बुक को लाया जाएगी जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि सर हमें अंतिम समय में क्या पढ़ें। न्यूमेरिकल के टाइम भी ऐसा होता था कि बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आती थी, फिर मैंने उसका प्रयास किया कि आपको न्यूमेरिकल दिए जाए। थ्योरी के अंदर भी ऐसा लगा कि थ्योरी के अंदर भी कंप्लीट डाटा नहीं मिलता था किसी भी किताब के अंदर, तो वो भी मैंने इस तरीके से काम किया कि आप लोगों को कंप्लीट चीजें मिले। तो बुक काफी शानदार मैंने अपनी तरफ से रखा बनाया है। और जिन बच्चों को किताब पसंद आई है उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस किताबों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का प्रयास करना। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पर आप लोग मेरे को मैसेज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज अगर आपको किताब परचेज करना है या कोई ऑनलाइन कोर्स के बारे में परचेज करना है, और ऑनलाइन कोर्स भी अपने जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं और काफी मजेदार कोर्स का लॉन्च करूंगा। और आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको मैंने जो कोर्स करवाया और उसके अंदर आपको 90% से कम डाटा मिल जाता है तो आप लोग मेरे से फीस वापस ले लेना। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर, जहां अपने नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। सेशन अच्छा लगा तो आप लोग सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। तो ये आप लोगों की पॉसिबिलिटी है। और तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को होली की मुबारकबाद। तो सभी को गुड नाइट, जय हिंद। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करना, इसी नंबर पर। मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।